मैं आप लोगों की बेचैनी को महसूस करते हुए जनाब अबू आसिम आजमी साहब शेर महाराष्ट्र से मैं गुजारिश करूंगा आपको मुखातिब करें। मुखातिब करने से पहले मुझको कुछ नहीं चाहिए, एक तोहफा आपकी तरफ से होना चाहिए। मैं यहाँ से नारा लगाऊंगा, जोर से आप अबू आसिम आजमी साहब का इस्तेमाल करिए। नारे तकबीर। नहीं, केसीआर तक जाना आवाज, यहाँ से छड्डी उतर जाना उसकी। नारे तकबीर। अबू आसिम आजमी तुम आगे बढ़ो, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। खबरदार केसीआर, खबरदार। सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अबू आसिम आजमी जिंदाबाद। मोहतरम कायम खान साहब, सैयद सादिक कादरी साहब, साबिक मेंबर ऑफ माइनॉरिटी कमीशन, मौलाना नसीरुद्दीन साहब, कनीस फातिमा साहिबा, इम्तियाज़ अहमद साहब, अहमदुद्दीन साहब वक़ार के वालिद, जनाब खालिद अहमदुल्ला साहब, जगदीश यादव जी, मोहतरमा नागा लक्ष्मी साहिबा, अब्दुल कादिर चौधरी साहब, परवेज सिद्दीकी साहब, अब्दुल सत्तार मुजाहिद साहब, मोहतरमा शमीम आगा साहिबा, मौलाना शब्बीर मज़ारी साहब, मजीदुल्ला खान साहब फरहद, मोहतरम अब्दुल अलीम इस्लाही साहब, मोहतसिन साहब और महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के अलग अलग ज़िलों से आए हुए तमाम हमारे साथी, यहाँ मौजूद तमाम मौजूद हस्तियाँ, पत्रकार भाइयों, दोस्तों और साथियों, मुझे सबसे पहले तो मैं खालिद भाई का, उनकी पार्टी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया और हम दोनों ने मिलकर और लोग यहाँ के मुकामी लोगों की जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है सबने मिलकर के आज एक धरने का इनेकाद किया। साथियों, मैं तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना पहले यहाँ आया था और आने के वक्त मैं लोगों से मिला था, मैंने सच्चाई जानी थी। मैं सिर्फ यूं ही किसी मसले में कूद नहीं जाता, मैं पहले उसकी हकीकत जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई यहाँ कुछ जुल्म ज्यादती हुई है। जब हमने अपनी आंखों से सब चीज़ें देखी, तस्दीक हुई, तो हमने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मैंने जाने के बाद एक लेटर लिखा केसीआर को, तेलंगाना के मुख्यमंत्री को मैंने एक लेटर भेजा। वो लेटर मैंने पोस्ट से भेजा, मैंने फैक्स भी किया, मैंने ईमेल पर भी भेजा और मैंने उनके पार्टी के एक बहुत अहम रुकन को टेलीफोन करके कहा आप केसीआर से कह दीजिए कि मेरे लेटर को मिलने के बाद उसको पढ़ करके मुझे जवाब दे दें कि हमारी बातों का, हमारी मांग को ये मानते हैं या नहीं मानते हैं। देखिए, हर इंसाफ पसंद सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अगर उसकी जनता के साथ कहीं भी कोई जुल्म जाती हो तो उसके साथ इंसाफ करे। क्योंकि मैंने देखा है उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी है, खालिद मुजाहिद नाम का एक लड़का जो मायावती के जमाने में, बीएसपी के जमाने में गिरफ्तार हुआ था और समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में 19 जो बच्चे आतंकवाद में बनते, दहशतगर्दी के केसेस में बनते, उनकी कमीशन के जरिए इंक्वायरी करवाया। जब इंक्वायरी की रिपोर्ट आ गई कि ये बच्चे बेकसूर पकड़े गए हैं, तो अखिलेश यादव की सरकार ने फैजाबाद की कोर्ट, बाराबंकी कोर्ट में सरकारी वकील खड़ा किया कि इन केसेस को विथड्रॉ किया जाए। हम इन बच्चों को इस केस से बरी करना चाहते हैं क्योंकि कमीशन की रिपोर्ट ये बता रही है कि इनका कोई कसूर नहीं है, ये बेकसूर गिरफ्तार हुए। जब कोर्ट में जिस दिन उसकी हियरिंग थी, उस दिन खालिद मुजाहिद उनके साथियों को लखनऊ की अदालत से लखनऊ की जेल से अदालत ले जा रहे थे, तो उस वक्त जब ये लोग पुलिस के साथ में गाड़ी में बैठे और वहां गए जब कोर्ट में, तो जज साहब ने, वहां के वकीलों ने हड़ताल कर दिया कि साहब ये सरकार ने जो एक अपना सरकारी वकील भेज करके इन केसेस को, 19 दहशतगर्दी के केसेस को विथड्रॉ करने की बात की है, बेकसूरों को रिहा करने की बात की है, तो ये हमें मंजूर नहीं है। वहां के सारे कोर्ट के वकीलों ने कहा और सारे वकीलों ने हड़ताल कर दिया। कोर्ट पूरी बंद हो गई कि भाई ये सरकार की तरफ से जो हुक्मनामा है इस पे अगर अमल होगा तो हम कोर्ट को चलने नहीं देंगे, एक दिन का मुकदमा चलेगा नहीं, कोर्ट में हड़ताल चलेगी। 4 दिन तक हड़ताल चली। जब ये लड़के पहुंचे कोर्ट में तो सरकार ने, इनके अदालत ने अखिलेश यादव के हुक्मनामे को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि नहीं ये मुकदमा चलेगा, उसके बाद फैसला होगा। सरकार ने जो हुक्मनामा जारी किया है कि हम केसेस विथड्रॉ करना चाहते हैं, इसे जज साहब को कबूल नहीं। खालिद मुजाहिद को
कहीं झटका लगा, बेचारा गाड़ी में बैठा था, जा रहा था और उसका इंतकाल हो गया। बहुत शोर मची चारों तरफ कि भाई उसे मार दिया गया। सरकार ने उसी वक्त, जब उसके खालिद मुजाहिद के वालिदैन ने डिमांड किया कि खालिद मुजाहिद को पुलिस ने, सरकार ने मरवा दिया है, आप यकीन जानिए एक दिन के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी कराया। सुन लो तुम, मैं कहना चाहता हूं इस केसीआर से, इनके लोग यहाँ खड़े होंगे, रिपोर्ट दे देना कि मैं किस बेस पर तुमसे ये बात करने आया हूं। जब एक खालिद मुजाहिद की मौत एक गाड़ी में हो जाती है तो सरकार जितने पुलिस वाले उस गाड़ी में खालिद मुजाहिद के साथ, खालिद मुजाहिद को एस्कॉर्ट कर रहे थे, उसकी सिक्योरिटी कर रहे थे, सारे के सारे पुलिस वालों को समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसी दिन बगैर किसी इंक्वायरी के सस्पेंड कर दिया था। सस्पेंशन हो गया था। मैंने पूछा कि भाई अखिलेश भाई, आपने इनको सस्पेंड क्यों किया जब इनकी मौत खुद हो गई, खालिद मुजाहिद का खुद हार्ट फेल हो गया और उनके दो साथी बैठे हुए हैं, ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भाई इनकी मौत खुद हुई है, इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं है। तो अखिलेश जी ने कहा नहीं, इनकी गलती पुलिस की है। रास्ते में एक अस्पताल पड़ता था, उस अस्पताल में अगर ये पुलिस वाले ले जाते तो शायद उसकी जांच बन सकती, लेकिन पुलिस ने कहा हमें नहीं मालूम कि अस्पताल है। कहा आपको मालूम होना चाहिए। एक छोटी सी गलती कि एक अस्पताल को छोड़कर दूसरे अस्पताल में गए, जिसमें 15 मिनट का वक्त जाया हो गया, इसलिए यूपी की सरकार ने खालिद मुजाहिद के स्क्वाड में जितने पुलिस वाले थे सबको सस्पेंड कर दिया था। आज यहां तो बात ये हो रही है। मैं केसीआर से कहना चाहता हूं कि हमने हुकूमतों को चलते देखा है, हमने इंसाफ का तकाजा देखा है। हम आपके पास चलकर इसलिए आए हैं कि यहाँ की जनता ने आपको चुनकर दिया है। और याद रखना है केसीआर, जिस दिन जनता खड़ी हो जाएगी ना, तुमको कहीं जगह नहीं मिलेगी। तुम आज कुर्सी पर बैठे हो, उतारकर फेंक दिए जाओगे और दर दर की ठोकरें खाओगे इंशाअल्लाह ताला, जिस दिन जनता जाग जाएगी। मैंने कहा था, मैंने लेटर भेजा उनको कि आप जवाब दीजिए। सरकार के पास पूरा का पूरा ऑफिस होता है, सेक्रेटरिएट पूरा होता है, उनको जवाब देना चाहिए। मैं एक एमपी हूं, मैं एक एमएलए हूं, मैं एक पार्टी का जिम्मेदार हूं, कोई अपोरी टपोरी आदमी नहीं हूं कि कहीं से आगे खड़ा हो गया और आपने मेरी लेटर को कोई अहमियत नहीं दिया। मैंने उसके बाद इनकी पार्टी के जिम्मेदार आदमी से पर्सनल केसीआर को मैसेज करवाया कि भाई हमारी बात का एक जवाब दे दो, नहीं तो हम धरना देने आएंगे। नहीं दिया इन्होंने जवाब। हम आज धरना देने आए हैं। हम आप तमाम लोगों का, जितने लोग आए हैं, उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहुत एहसानमंद आपके हैं। हमें कोई यहाँ पार्टी का इलेक्शन लड़ाने के लिए हम नहीं आए, यकीन जानना। हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि जो जुल्म ज्यादती हो रही है उसमें इंसाफ कहीं न कहीं मिले। जिन्होंने जान देकर मैक दे की आबरू रख ली, जिन्होंने जान देकर मैक दे की आबरू रख ली, वही अब कतरे कतरे के लिए तरसाए जाते हैं। आज क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर? मुसलमानों के साथ खुली नाइंसाफी हो रही है। जब यही अभी किसी साहब ने, अभी आपने तकरीर करके कहा था कि यहाँ पे तमिलनाडु के 20 लोग जो आंध्र सरकार के अंदर में जंगलों में मारे गए, उनका खून हमारा खून पानी। अगर उन्होंने आवाज उठाया तो कि सरकार झुक गई और उसके बाद उसकी इंक्वायरी हाई कोर्ट के जज से शुरू हो गई, उनका दोबारा पोस्टमार्टम हो गया, हमारे 5 बच्चों को मार दिया गया और आप बड़े नींद में सो रहे हैं, आप उठने को तैयार नहीं। याद रखना, जिस दिन दिमाग खराब होगा, केसीआर तुम्हारे बिल्डिंग में घुसकर तुम्हारा गिरबान नहीं पकड़ा तो अपने बाप की औलाद ने तुमको बड़े से निपटना हमको आता है, बड़े से निपटना आता है। तुम कौन सी खेत की मूली हो? अगर तुम समझते हो कि यहाँ कमजोर है तो दिल्ली के बगल में उत्तर प्रदेश का बॉर्डर शुरू होता है। याद रखना, अगर आज दिल्ली में बीजेपी की सरकार है तो यूपी के किनारे, दिल्ली के किनारे के जितने इजला आते हैं ना, वहां मेरे 232 से मिलने हैं और मुलायम सिंह यादव की सरकार है। जिस दिन दिल्ली में रोक लिया, तेरे बाप की ताकत ने तुझे वहां से वापस ना आए। आज ये कहने आया हूं, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। जानबूझकर तुम किसी मुसलमान का कत्ल करके आराम से बैठ करके सरकार नहीं चला सकते। और मैं इस बात को आज कहने पे मजबूर हूं। अगर तुमने इंक्वायरी करवा दिया होता, अगर तुमने उसी दिन पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया होता, तो यकीन जानना मैं आता फूलों का हार देने तुमको कि केसीआर तुमने बहुत अच्छा काम किया है।
लेकिन तुम बहुत घमंड में हो। तुमको लगता है कि तुम्हारे पास एक दो लौड़े मिल गए हैं जो कहते हैं हम मुसलमानों की जिम्मेदारी लेते हैं। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये जो बैठे हैं आज ना, अगर ये लोग खड़ा हो गए तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी हुकूमत के नेस्त नाबूद करने की ताकत ये लोग रखते हैं। इसलिए आपसे कहने आए हैं कि आप होश में आइए और तुरंत सबसे पहले अगर इंसाफ का तकाजा पत्रकार बंधुओं के सामने कहता हूं, और कोई भाई का लाल अगर मुझसे सवाल करे तो मैं उसको अगर प्रूव नहीं कर दिया तो थूक देना मेरे को ऊपर कि मैं क्यों पुलिस वालों का सस्पेंशन मांग रहा हूं। मुझे बताइए आप कि जेल से सबकी तकरीरें सुना हमने, जेल से 7:30-8 बजे कितने बजे निकाला गया उनको? 7 बजे जेल से निकाला गया। 40-45 किलोमीटर के रास्ते पर रोका गया कि ये पेशाब करने। इतनी पुलिस शरीफ हो गई है। मैं भी जेल में था। पुलिस इतने आराम से रास्ते में खाली जगह पर गाड़ी रोक करके 5 आदमियों को एक साथ हाथ खोल दिया कि जाओ तुम पेशाब करो। वाह 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 वाह, हमें बेवकूफ बनाते हो। और उसके बाद जब खोल दिया तब ये लोगों ने इनकी बंदूक छीनना शुरू किया। बंदूक नहीं छीन सके तब इन्होंने इसको गोली मार दिया। तो गोली मारने के बाद फिर गाड़ी में लेकर आए। गाड़ी में लाने के बाद इनको हथकड़ी लगा दिया। हथकड़ी लगा के इनके हाथ में बंदूक थमा लिया। क्या मजाक है ये बच्चों का खेल नजर आता है? हम अंधे हैं क्या? हम समझते नहीं क्या? केसीआर, अगर तुझे आज यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया है तो तुमको इन चीजों का जायजा लेना चाहिए। तुमको अपने लोगों को भेजकर उसके ऊपर जायजा लेकर फौरन, वो पुलिस वाले तुम्हारे क्या लगते हैं भाई? इंसाफ का तकाजा होता तो तुम उनको सस्पेंड कर देते। ये नाइंसाफी है। उन 17 पुलिस वालों की इंक्वायरी होना चाहिए और इंक्वायरी सस्पेंशन के बाद होना चाहिए। सबसे पहले अगर कानून नाम की चीज आज यहाँ तेलंगाना में है तो सबसे पहले मेरी डिमांड है और मेरे पूरे लोगों की डिमांड है कि उन 17 पुलिस वालों को फौरन सस्पेंड किया जाए। और वालेर की इंक्वायरी, ये इनकाउंटर की इंक्वायरी पुलिस वालों से नहीं होगी। आपने कोई डीसीपी का नाम दे दिया, वही डीसीपी जो पहले मक्का मस्जिद की इंक्वायरी कर रहा था, उसके दामन में दाग है। और हम किसी पुलिस या किसी सरकारी इंक्वायरी को नहीं मानते। वो सरकार के तलवे चाट कर बैठे हुए हैं। हम मानते हैं अगर तो आज जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए, किसी सिटिंग हाई कोर्ट के जज के अंडर में इंक्वायरी होना चाहिए। आज ये धरना इसीलिए रखा गया है, हमारी इस बात को मीडिया के जरिए, पुलिस के जरिए ये पहुंचाना चाहिए मुख्यमंत्री के पास कि किसी हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इस इंक्वायरी को करवाया जाए। और जितनी भी इसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट होगी रोज की रोज वो किसी डीआईजी को, किसी डीजी को, किसी एसपी को, किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री को नहीं, बल्कि उस हाई कोर्ट के जज के पास उसकी पूरी रिपोर्टिंग जाना चाहिए, तब हम मानेंगे। और वो जज साहब ये कह दें कि नहीं 5 लड़के सही मारे गए, इन्होंने गलती किया था, इन्होंने इनकाउंटर, इन्होंने पुलिस वालों पर हमला किया था, तो फिर मैं आपके पास केसीआर आकर हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगा और जो सजा होगी मुझे सजा दे देना, मैं सजा लेने को भी तैयार हूं। रिपोर्ट तो लाओ, आप रिपोर्ट तो इंक्वायरी तो करवाओ। और मेरी दूसरी मांग है 20 लाख रुपया हर मरने वाले के परिवार को मिलना चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए कि मैं भी उत्तर प्रदेश की सरकार का हिस्सा हूं, मेरी पार्टी की सरकार है। मैंने देखा था ज़ियाउल हक का मर्डर हुआ, अब पुलिस अफसर का मर्डर हुआ, मेरी सरकार ने 25 लाख रुपया ज़ियाउल हक को दिया, 25 लाख रुपया ज़ियाउल हक की बीवी को 50 लाख रुपया मरने पे दिया। मैंने देखा है कि इसी तेलंगाना में कोई पुलिस वाले की हत्या हुई थी और 20 लाख रुपया उसको दिया गया था कि नहीं दिया गया? 20 लाख रुपया। तो फिर पुलिस वालों को किसी ने मारा तो पुलिस को तो उसको 20 लाख, पुलिस वालों ने किसी को मारा तो 40 लाख मिलना चाहिए। क्योंकि पुलिस तो हिफाजत के लिए बनी है, पुलिस तो हमारी सिक्योरिटी के लिए बनी है। जो हमारी सिक्योरिटी के लिए बना है वही मार देगा हमको। जब इसी हिंदुस्तान के अंदर मुंबई में जब बहुत बड़ा हमला आतंकवादियों ने किया था तो उसमें अजमल कसाब ने दिन दहाड़े मशीन गन से खून दिया था लोगों को, बड़े बड़े अफसरों को मार दिया, पुलिस अफसर मार दिए गए। मेरा दिल होता था इसका खून पी लिया जाए, कच्चा चबा दिया जाए इसको, लेकिन कानून है देश का, उसको खड़ा करके मुंबई के भिंडी बाजार में गोली से भून दिया जाए। यह मेरा नहीं बल्कि हिंदुस्तान के एक शहरी का दिल कहता था। उसने इतने अच्छे अफसर को मार दिया जिस अफसर ने हेमंत करकरे, जिसने इंक्वायरी करके एसएस का चेहरा सामने लाया था, जिसने इंक्वायरी करके साध्वी प्रज्ञा सिंह को, पुरोहित को, पांडे को मक्का मस्जिद और मालेगांव के जेल में
मालेगांव के केस में जेल में भेजा था, अगर इंसाफ का एक दरवाजा खुला था, लेकिन उसको मारने वाला कोई अगर था तो आकर के उसने अजमल कसाब ने मार दिया। अजमल कसाब को उसी दिन मार देना चाहिए था। मारा गया क्या? नहीं मारा गया, पकड़ा गया, पुलिस में गया, मुकदमा चला निकली अदालत में, उसको जेल में रखा गया, करोड़ों रुपया देश का खर्च हुआ। उस मुल्क में जहां लोगों को खाने को नहीं मिलता, उस मुल्क में जहां पीने का पानी नहीं है, उस मुल्क में जहां लोगों के लिए टॉयलेट का बंदोबस्त नहीं है, उस मुल्क ने कसाब के लिए जेल में अलग से बैरिक बनाया, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया और उसको वकील दिया। उसके बाद वकील नहीं था कि तुम अपनी सफाई के लिए तुमको वकील दिया जाता है। कसाब क्या सफाई देगा वो? उसने तो दिन दहाड़े लोगों के बीच में मारा है। इन 5 बच्चों ने दिन में किसको मारा था? किसको मारा था बता दो, किसने देखा था? मुकदमा चलो, पकड़ो इनको, दो सजा। कसाब को जब उसकी मर्जी अपील राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया, उसके बाद उसको जो है फांसी की सजा दी गई। ये 5 बच्चे पकड़े गए और अफसोस की इस बात के साथ मैं कहना चाहता हूं, मैं अदलिया के खिलाफ कुछ करूंगा तो मेरे ऊपर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लागू हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जज साहब लोग इस दुनिया के नहीं, कहीं और किसी और दुनिया से आते हैं, उनके खिलाफ बोलने का कोई हक हमको नहीं है। मैं कैसे कहना चाहता हूं, जज साहब, आपकी अदालत में वकार के वालिद ने आपको कहा था कि हमारे बच्चे पर हमला होगा और बच्चे की जान खतरे में है। वकार ने खुद कहा था कि मेरी जान खतरे में है। ये आपके सुपुर्दगी में था, आपकी कस्टडी में था, ये पुलिस की कस्टडी में नहीं था। मार दिया गया ये, इसका जवाब कौन देगा? और मारने के बाद अफसोस, बहुत अफसोस की बात कि इन्हीं बच्चों के ऊपर मुकदमा हो रहा है कि इन्होंने पुलिस पे हमला किया। मर गए ये, लेकिन इन पे 302 का मुकदमा, और ये पुलिस वाले जिन्होंने मार दिया उन पे कोई मुकदमा नहीं। याद रखना दोस्तों, खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। इसलिए आज चल के मुंबई से आपसे कहने आया हूं, गुजारिश करने आया हूं, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी जुल्म जाती होगी, कोई माई का लाल अबू आसिम को आने से रोक नहीं सकता। भेज के जेल मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेकसूर 1 साल जेल में रह चुका हूं, भेज दीजिए, फिर जेल चला जाऊंगा। इतने मुकदमा लिख दिए मेरे खिलाफ, खुदा की कसम मुझे याद ही नहीं आज। ये कब मुकदमा मेरे को? कौन है मुकदमा? अबू आसिम जा रहे हैं अमरावती, फसाद हो गया है, नहीं जाना है, जाऊंगा, मुकदमा हो गया। रात को 10 बजे के बाद 10:03 का भाषण किया, मुकदमा हो गया। झंडा लगा दिया बिना परमिशन के, मुकदमा हो गया। अरे ये सब कोई मुकदमा है क्या? अरे मैंने तो टाटा भी झेला है भाई। मुंबई के बम ब्लास्ट में भी 1 साल जेल में रहा हूँ, जिसमें बहुत मुश्किल था बाहर निकलना। लेकिन जब आदमी सच्चा होता है तो जरूर सच्चाई सामने आती है। कहते हैं ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। साथियों, मैं आपसे कहने आया हूँ कि फौरन मैं कहने आया हूँ और मांग करने आया हूँ केसीआर सरकार से कि फौरन इसकी इंक्वायरी करो, इन पुलिस वालों को सस्पेंड करो और इनका मुकदमा यहाँ नहीं चलेगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत इंटरफेयर हो रहा है। हम जनता है, जनता सबसे बड़ी होती है। हमारी मांग है कि इस मुकदमे को महाराष्ट्र की कोर्ट में भेजा जाए, महाराष्ट्र में मुकदमा चलाया जाए, इसमें इंटरफेरेंस बिल्कुल चलेगा नहीं। और हमारी दूसरी मांग है कि इनके फौरन जितने जल्दी हो सकता है इस पे FIR दर्ज हो जाना चाहिए। ये हम मांग लेकर आपके बीच में आ जाए हुए दोस्तों। मैंने कल रात को, यहाँ एक मिनिस्टर है मुसलमान, वो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, मिनिस्टर के बाद उनका नंबर आता है, मैंने सलाम किया, बड़ी खुशी मुझे हुई कि महमूद अली नाम का एक महमूद अली गजन, एक मोहम्मद गजनवी थे, महमूद अली साहब एक हैं। मैंने कहा बड़ी ताकत होगी इनके पास, अगर इनको मुसलमानों की तरफ से ये MLA भी जीत के नहीं आया ना शायद। क्या नसीब वाले हैं यार, काउंसिलर नहीं जीते मगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। मैंने सलाम किया उनको रात को, मैंने कहा हुजूर आपसे मेरी गुजारिश है, हम आए हैं मुंबई से और हमें एक डेलीगेशन लेकर मुख्यमंत्री से बात करना है और हमारे साथ आप रहिएगा, आप हमारी बात को उनको कह दीजिएगा हमारी डिमांड क्या है। अगर मुख्यमंत्री हमें उस वक्त बिल्कुल से आप हमको, उन्होंने अगर कायल कर दिया, उन्होंने हम लोग कन्विंस कर दिया कि अबू आसिम तुम्हारी डिमांड गलत है, तो हम वही माफी मांग लेंगे, हमें मिला दीजिए। कहा इंशाल्लाह सुबह 9 बजे। मैंने कहा साहब मिला पाएंगे आप? अरे कहा मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ। मैं बड़ा खुश हुआ यार, वाह, हमारा एक जो है हमारा एक
मुस्लिम कौम का एक नुमाइंदा जो जीता भी नहीं है, लेकिन उसकी इतनी ताकत होगी कि उसके भरम और उसके डर की वजह से उसको एमएलसी बनाकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, वो हमारे साथ जाएगा। इंशाअल्लाह मैं और दोनों मिलकर आंख में आंख डालकर मुख्यमंत्री से बात करेंगे। सुबह से फोन कर रहा हूं तो वो फोन नहीं उठा रहे हैं। मैं क्या कहूं महमूद साहब आपको, अब क्या कहूं मैं आपको? आपके सेक्रेटरी ने फोन उठाया था, कहा साहब भाषण कर रहे हैं। मैंने कहा भाषण के बाद राशन मत खाने देना, मुझे पहले बात करा देना। कहा मैं बात कराता हूं, लेकिन अभी तक फोन नहीं आया। ये ना इंसाफी है। इसलिए हम कहना चाहते हैं दोस्तों कि ठीक है आपकी मर्जी, आज आप न मिलिए, लेकिन मैं कहूंगा दोस्तों हमारी ये लड़ाई जारी रहना चाहिए। गांधी जी ने हमें सबक दिया है। अंग्रेजों के खिलाफ जब जंग होती थी तो गांधी जी आंदोलन करते थे, और आंदोलन हमारा एक वो है, हक है। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि बारिश आ गई है, मैं इसे खत्म करना चाहता हूँ। मैं अपनी बहन नागा लक्ष्मी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। देखिए दोस्तों, आइए देखिए, हम सब हिंदू मुसलमान इस मुल्क में भाई भाई की तरह से रहना चाहिए। और यकीन जानिए, मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि अगर दो आतंकवादी पकड़े जाते हैं, उसमें एक मुसलमान और एक हिंदू, और अगर मुसलमान आतंकवादी प्रूव हो जाता है, ये वाकई आतंकवाद करता है, किसी हिंदू भाई को या किसी मंदिर को मारता है, तो उसको 2 बार फांसी की सजा देना, गैर मुस्लिम को चाहे तुम 1 बार दो, क्योंकि इस्लाम कभी आतंकवाद का सबक नहीं सिखाता। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बहन का कि इन्होंने अपनी तरफ से 3 लाख रुपया दिया।